Hey everyone, this is Neha and welcome back to my channel, The English Class with Neha Juneja. And in today's video, we are going to discuss about the class 10th board exams, and particular topic is how to present your answers in your answer sheet. So my dear students, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे while attempting your board exams. So सबसे पहले जब भी आप एग्जामिनेशन रूम में बैठते हैं तो आपको पैनिक होने की या नर्वस होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जो भी आंसर बुकलेट है उसमें सबसे पहले आपको डिटेल्स फिल करनी होती हैं, और अगर उसमें आपको कोई भी इशू लग रहा है सो विदाउट हेजिटेशन यू कैन रेज योर हैंड इन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं और जो ड्यूटी पर इन्विजिलेटर होता है आप उससे अपनी क्वेरी ले सकते हो, और आपकी आंसर शीट में जो भी डिटेल्स होती हैं जो आपको फिल करनी होती हैं, लाइक सब्जेक्ट, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, कोड नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लाइक मोस्ट ऑफ द डिटेल्स जो होती हैं वो आपकी रोल नंबर स्लिप पर ही दी गई होती हैं, और जो क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर होता है वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर कॉर्नर पे टॉप पे दिया होता है, राइट हैंड साइड के ऊपर. तो आपको एग्जाम से एक दिन पहले अपनी जो रोल नंबर स्लिप है या जो रोल नंबर शीट है उसको एक बार थॉरोली रीड करना ज़रूरी है, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी जो डिटेल है वो कहाँ पर दी हुई है और आपको पेपर में फिल करने में ईजी रहेगा. फिर एक जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि हम पेपर में पेन कौन सा यूज़ करें, जेल पेन यूज़ करें, बॉल पेन यूज़ करें. सो आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो पेपर में, पर एक सजेशन है कि जब भी आप जो फ्रंट पेज है जिसमें लाइक जो OMR शीट की तरह बना होता है उस पर आपको जो भी डिटेल्स फिल करनी है तब आप ब्लू या ब्लैक कलर का बॉल पेन है उसे ही यूज़ करें. हाँ, आपके आंसर्स जो आपको लिखने हैं वो आप ब्लू पेन से ही लिखें. सो ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी कि आप जेल पेन यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप बॉल पेन यूज़ करना चाहते हैं. सबसे पहले आप ये सोचकर चलिए कि जो पेपर आप करने जा रहे हैं वो आपको इस तरह से करना है. आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसे आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाना है, तो आप जितने अच्छे से उसे समझाने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा, मीन्स आपका पेपर स्कोरिंग रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको कभी नहीं देखा है, ना ही वो जानता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो. तो सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी प्रेजेंटेशन पर, क्योंकि उनके पास सिर्फ आपकी आंसर कॉपी है और वो ही आंसर कॉपी जो है आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है. इसीलिए पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है. तो आपने जितनी भी स्टडी की है नहीं की है वो एक अलग बात है, लेकिन जो आपकी अपनी तैयारी है वो आप किस तरह से उस आंसर शीट के ऊपर दिखाओगे, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी. उतनी ही मेहनत, जितनी मेहनत आपने पढ़ने में की है वो सब सफल हो जाएगी अगर आपका पेपर अटेम्प्टेशन बहुत ही अच्छा है. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कि विच सेक्शन टू स्टार्ट फर्स्ट. तो आप जब भी पेपर करने जा रहे हैं आपको सेक्शन वाइज पेपर करना है, चाहे वो पेपर इंग्लिश का है, सोशल साइंस का है, साइंस का है, मैथ्स का है, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर है. हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पेपर जो है वो सेक्शन वाइज ही करना है. तो आपको सबसे पहले जो सेक्शन है वो टॉप पर, पेज के टॉप पर सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, जो भी सेक्शन आप करने जा रहे हैं टॉप पर लिखना है और उसे अंडरलाइन ज़रूर करना है, ठीक है. उसके बाद सेक्शन A में जितने भी क्वेश्चंस हैं फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप सेक्शन आपने B स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए पहले आपको बहुत अच्छे से आपको लगा कि आपको आता है, अब आपने क्या किया उसमें पहले कर दिया क्वेश्चन 5, फिर कर दिया क्वेश्चन 4, फिर कर दिया क्वेश्चन 8,
तो अगर आप इस तरह से सीक्वेंसिंग रखेंगे, मतलब कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, उसको आप कष्ट दे रहे हैं, उसे आप परेशान कर रहे हैं, तो वो परेशानी वो आपके पेपर पर रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि उसे बार बार क्वेश्चन पेपर उठाना पड़ रहा है चेकिंग करते समय कि अच्छा इसने अब 4th के बाद 8th कर दिया, अच्छा 8th के बाद 6 क्वेश्चन कर दिया, तो वो एक फ्लो टूट जाएगा एग्जामिनर का जब वो पेपर चेक कर रहा है। और अगर वो फ्लो टूटेगा तो जो भी इनकन्वीनियंस उसे होगी, उसका जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो इसीलिए हमेशा ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम शीट के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए पेपर में, कि अगर आप एक सेक्शन के सभी आंसर्स को एक ही जगह पर सीक्वेंस में करेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा सेक्शन जो है ऊपर टॉप पर लिखना है और सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस आपको फॉलो करने हैं। मान लीजिए आपने सेक्शन बी उठाया, तो उसके बाद सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस आप एक ही सीक्वेंस में कर दीजिए, और फिर जब भी आप नया सेक्शन शुरू करने वाले हैं वो नए पेज से शुरू करेंगे आप, क्योंकि बोर्ड में आप एक्स्ट्रा शीट्स ले सकते हो। एक्स्ट्रा शीट्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूरा पेज खाली छोड़ दें, तो आपको वो भी वाइजली यूज़ करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल टाइट लिखना है। तो आपको इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है कि क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस है वो ना टूटे, और एग्जामिनर जो है एक फ्लो में आपका पेपर चेक करे। फिर हम बात करेंगे कि आपके आंसर्स कैसे होने चाहिए। एप्रोप्रिएट आंसर्स होने चाहिए। एप्रोप्रिएट आंसर्स का मतलब क्या है कि टू द पॉइंट आंसर्स होने चाहिए, चाहे वो 1 मार्क का हो, चाहे वो 2 मार्क का हो, चाहे वो 3 मार्क का हो, चाहे वो 5 मार्क का क्वेश्चन है, या फिर वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जा रहा है तमिलनाडु के बारे में क्वेश्चन और आप लिख रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जबकि आप एग्जामिनर को एक इरिटेटिंग सा एक वाइब दोगे। तो इसीलिए एप्रोप्रिएट आंसर्स लिखिए, जो पूछा जाए सिर्फ उसी का आंसर कीजिए, टू द पॉइंट आंसर्स दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेजिबल हैंडराइटिंग का। मैं नहीं कह रही कि आप वहां पर कैलीग्राफी बना दीजिए, मतलब बिल्कुल ब्यूटिफाई कर दीजिए। हाँ, आपकी हैंडराइटिंग नीट होनी चाहिए, जो पेपर चेकर है वो उसे आसानी से समझ में आनी चाहिए आपकी हैंडराइटिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ड लिमिट वाले क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स हैं, या वो SST है, या वो साइंस है, तो आपको थोड़ा सा वर्ड्स की फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। कई बच्चों का A, O और E सिमिलर सा साउंड करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खिचड़ी नहीं होनी चाहिए वर्ड्स की जो फॉर्मेशन है वो नीट होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको एक क्वेश्चंस मिलते हैं कितने वर्ड्स में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो रादर देन कि आप एक ही लाइन में 15-15 वर्ड्स लिख दें, आप एक पूरी यूनिफॉर्मिटी के साथ पूरे पेज को भरिए, पूरा पेज भरा हुआ दिखना चाहिए। जो वर्ड्स हैं वो उनकी फॉर्मेशन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और एक लाइन के अंदर मैक्सिमम आप 8 से 9 वर्ड्स लिखिए। वो खाली भी नहीं लगना चाहिए, पेज भरा पेज लगना चाहिए, ताकि आप जो वर्ड लिमिट को भी कवर अप कर सके, कंटेंट भी दे सके और प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। उसके बाद जब आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप टू द पॉइंट आंसर कीजिए। उसमें आप या तो 1 वर्ड में उसका आंसर दीजिए, या 1 लाइन में 1 मार्क वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब क्या कीजिए, आप मेन वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं जब आप 1 वर्ड का आंसर लिख रहे हैं। फिर बारी आती है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की या लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस की, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें आप जो है हेडिंग्स बना सकते हैं। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, जैसे सोशल साइंस और साइंस में आप लोग क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, उन हेडिंग्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। और मतलब कि आंसर्स की एक तरह की जलेबी नहीं बनानी है कि सब कुछ ही पैराग्राफ में भर दिया, टाइट करके लिख दिया। तो आप हेडिंग्स बनाइए, उन्हें अंडरलाइन कीजिए, और हर पॉइंट के अंदर ईच पॉइंट शुड कंटेन 3 to 4 लाइन्स, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। उसके बाद अगर आपके पास, जैसे इस बार पेपर्स में, जैसे इंग्लिश का पेपर ही हम ले लें, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs में, चाहे हम उसमें ले लें रीडिंग स्किल्स ले लें,
या फिर हम एक्सट्रैक्ट्स ले लें, तो सब में MCQs का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, चाहे ग्रामर पोर्शन भी है। तो हमेशा MCQ का आंसर आपको फुल आंसर लिखना चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं लिखना चाहिए कि आंसर 1 A पॉइंट, आंसर 1 B, सो B पॉइंट आपने सिर्फ लिख दिया कि B इज द आंसर। नहीं, आप हमेशा MCQs का आंसर फुल लिखेंगे। उसके बाद बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास पेपर में आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर, आपको कोई कलाकारी नहीं करनी है वहाँ पर, लेकिन आपके पास स्केल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। आपको आफ्टर कंप्लीटिंग ईच आंसर आपको 1 लाइन या 2 लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को ये सेग्रीगेट करने में ईजी रहे और उसके माइंड में एक थॉट जाता है कि इस बच्चे ने कितना नीट पेपर किया है। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ही आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स एग्जामिनर को दे देती है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे, कम मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर अगर आप SST का पेपर कर रहे हो या साइंस का पेपर कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट में आपको कोई डायग्राम प्रेजेंट करना है, तो कोई भी डायग्राम आप बना रहे हो तो उसके बारे में उसकी जो हेडिंग है वो ऊपर देनी है, आपको नीचे डायग्राम लिखकर नहीं उसकी हेडिंग देनी। आप जब क्वेश्चन का नंबर डाल रहे हैं, सीक्वेंस डाल रहे हैं, वहीं पर बड़े अंडरलाइन करके लिखिए कि किस चीज़ का आप डायग्राम बना रहे हैं, जिससे कि एक क्लैरिटी एग्जामिनर को मिले। उसके बाद आप अगर मैप बना रहे हैं, मैप में आप सिंबल्स का यूज़ कीजिए। आप अलग अलग तरह के सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं और उन सभी सिंबल्स को आप क्या कीजिए, नीचे की तरफ, मैप के नीचे की तरफ एक छोटा सा की बना दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये स्टार्स बनाए हैं तो आपने कौन सी कैपिटल शो की है, अगर आपने डॉट्स लगाए हैं तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप सिंबल्स यूज़ करेंगे मैप करते टाइम, तो ये बहुत ही अच्छा एक आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट रहेगा। फिर हमारे पास है कि आपको क्वेश्चंस रखने हैं कुछ वाइल कटिंग द मिस्टेक्स। मान लीजिए आप लिख रहे हैं, फ्लुएंट लिख रहे हैं और आपको कोई वर्ड गलत लिख दिया। अब उस गलत वर्ड को आपको बहुत ज़्यादा कलाकारी करके बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है कि वो अलग से ब्राइटली शाइन आउट करे, कि ब्लू कर दे आप उसको पूरा। आप एक सिंपल सी लाइन लगा करके उस वर्ड को कट कर सकते हैं। सो आई प्रेफर दिस कि आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, आपको वहाँ पर अपनी किसी भी तरह की ड्राइंग या कलाकारी नहीं दिखानी है। तो अगर आपको कुछ भी कट करना है, आप उसे सिंपल सा एक लाइन से कट कर सकते हैं, उसे बार बार डार्क नहीं करना है कटिंग करके। फिर है कि आपको अपना टाइम जो है वो बड़ा वाइजली यूटिलाइज करना है। मीन्स कई बार क्या होता है कि आपको कोई आंसर तो बहुत ही अच्छे से आता है और उस समय क्या होता है, आप लोग भावनाओं में बह जाते हो, मतलब उसे लिखते ही जाते हैं, ये टॉपिक हमें अच्छे से आता है तो इसको लिखते ही जाओ। पर अगर वो आंसर 3 मार्क्स का है तो एग्जामिनर आपको उसमें 4 मार्क्स नहीं दे सकता। सो कीप योर आंसर शॉर्ट, क्रिस्प एंड सिंपल। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही कंटेंट दीजिए। फिर है कंसिस्टेंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कंसिस्टेंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम मीन्स कि कई बार क्या होता है, मैंने बहुत से बच्चों को देखा एग्जाम रूम में, स्टार्टिंग में वो क्या कर रहे होते हैं, बड़ा स्लो लिख रहे होते हैं, बड़ा बना करके हैंड राइटिंग को सुंदर, और बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं जो नहीं भी चाहिए होता, रिक्वायर्ड नहीं होता कंटेंट, वो भी उसमें ऐड कर रहे होते हैं। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में उनकी पेन ऐसे चल रही होती है उनको कोई रेस कंप्लीट करनी हो। इसीलिए आपको शुरुआत से ही अपने टाइम को मैनेज करके चलना है। आप पहले ही अपनी प्रैक्टिस ऐसे कीजिए कि आपका जो माइंड है वो सेट रहे कि आपको कितना टाइम, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, और आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, लाइक यू हैव टू अंडरलाइन कीवर्ड्स इन द आंसर्स। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा और आपको पता है कि इस आंसर के अंदर ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर सकते हो। इससे एकदम से एग्जामिनर की नजर पड़ेगी कि हाँ, ये मेन कीवर्ड्स इस आंसर्स में रिक्वायर्ड थे और इस बच्चे ने इन्हें स्पेशली अंडरलाइन किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि आपकी बॉडी क्लॉक को आप रेडी कीजिए। वो कैसे रेडी होगी इतना लिखने के लिए,
यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपको पता है कि अगर आपका पेपर मॉर्निंग सेशन में होने वाले हैं, जब आपकी डेट शीट आ जाती है आपको पता चल जाता है कि आपके एग्जाम्स मॉर्निंग सेशन में हैं, तो जिस टाइम से लाइक 9 to 12 आपका पेपर है, 10 to 10 o'clock आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, जैसे भी आपको उस टाइम स्लॉट के अंदर पहले ही उसी टाइम स्लॉट में अपनी बॉडी को वो 3 hours का एक पेपर बना करके अपने सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी है कि क्या आप 3 घंटे में अपना पेपर पूरा कर सकते हैं, और आपकी बॉडी क्लॉक किस तरह से उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपका पेपर होना है उसी टाइम पे आप पहले हर सब्जेक्ट के पेपर की तैयारी कीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर ले इतना लिखना। और अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पेपर छूटेगा भी नहीं, टाइमली कंप्लीट होगा, आपकी हैंड राइटिंग भी सुंदर रहेगी, और जो मैंने आपको बोला कि हर क्वेश्चन के बाद आपने लाइन लगानी है, वो भी आपको टाइम वेस्टेज नहीं लगेगी। सो आई होप माई लवली व्यूअर्स कि आपको ये जितने भी सुझाव मैंने दिए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको और भी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट लगती है या आप किसी और टॉपिक पर जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।